सो लेट्स हैव अ डीपर लुक एग्जैक्टली ये फोर्स ऑफ एडिशन कोहेशन कैसे काम करता है और मेरा फ्री सरफेस कैसे चेंज होता है। तो इसके लिए पहले हम एक सॉलिड लिक्विड का पैर लेते हैं जिससे हमको समझने में ईजी होगा। लेट्स से दिस पार्ट इज सॉलिड और इसके कांटेक्ट में लेट्स से ये हमारा फिल्म है। सिंपल सा फिल्म लेते पहले जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरा 90 डिग्री हो। सो ये सारे मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के। दिस पार्ट इज लिक्विड and this part is solid. So solid will be made up of molecules of that particular solid जो हमने सिलेक्ट किए रहेंगे। सो अब मेरा सरफेस फिल्म किसके बेसिस पर चेंज होगा? मेरा सरफेस फिल्म चेंज होगा बेस्ड ऑन जो सबसे पहला कांटेक्ट होगा लिक्विड सॉलिड पेयर का उसके बेसिस पर। यानी ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आसपास के मॉलिक्यूल्स उसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो जो वाटर मॉलिक्यूल है क्या बोल सकता है ये सारे के सारे इस पर कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, बराबर, बिकॉज दे आर सेम मॉलिक्यूल। एक कोहेसिव फोर्स इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। सो इन सभी मॉलिक्यूल्स की वजह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा और सेम एडिसिव फोर्स ड्यू टू दिस सॉलिड मॉलिक्यूल्स, इसके वजह से एडिसिव फोर्स होगा सबके वजह से। तो इन सबके वजह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके वजह से क्या होगा, या तो ये मेरा मॉलिक्यूल वॉल की तरफ यानी कि सॉलिड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा या फिर कोई सी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इससे दूर जाने ट्राई करेगा। कैसे? तो पहले हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग। हम अलग अलग सरफेस फ्री सरफेसेस देखना स्टार्ट करें उसके पहले कि ये सारे मॉलिक्यूल्स के वजह से जो नेट कोहेसिव फोर्स लगेगा ऑन दिस टॉप मोस्ट मॉलिक्यूल, इसको हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो फोर्स है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ FC से, जस्ट बिकॉज वो कोहेसिव फोर्स हम कैसे भी रेफरेंस दे सकते हैं। ऑन सिमिलर बेसिस इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ के मॉलिक्यूल्स के वजह से जो फोर्स फील होगा इन सभी मॉलिक्यूल्स की वजह से वो होगा फोर्स ड्यू टू एडिशन। सो इसका जो भी रिजल्टेंट फोर्स है लेट्स से मैं यहाँ पर लेता हूँ और उसको मैं रेफरेंस देता हूँ, लेट दिस बी FA स्टैंड्स फॉर फोर्स ड्यू टू एडिशन। ओके, सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि सॉलिड और लिक्विड इसके कॉन्टैक्ट में। बट एक और चीज़ इसके कॉन्टैक्ट में अगर आप देखो तो इसके ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे जो इससे कांटेक्ट में होंगे। तो मुझे यहाँ पे भी एक रिजल्टेंट फोर्स बनाना पड़ेगा जो कि एयर मॉलिक्यूल्स के वजह से एग्जर्ट होता होगा। बट द थिंग विद एयर मॉलिक्यूल इज कि एयर मॉलिक्यूल जो होते काफ़ी रेयरली पॉपुलेटेड होते हैं। दैट मीन्स ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने कल भी देखा था कि अगर दो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। दैट मीन्स अगर आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को उठाने ट्राई करोगे, लेट्स से मैं इस डस्टर के कुछ एटम्स को ग्रैब करता हूँ और यहाँ से इनको उठाने ट्राई करता हूँ, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे उसके साथ में जितने भी एटम्स हैं सारे उसके साथ लिफ्ट होंगे और पूरा पूरा डस्टर मेरा एक साथ उठेगा। तो इस केस में सॉलिड के केस में यहाँ पे जो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। बट लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है, बॉन्ड जो होता है कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होता है। मुझे तो हमने अभी यहाँ पे जो एग्जांपल लिया, क्या ये सेम चीज़ हम लिक्विड के साथ कर सकते हैं? कभी देखा है कि बकेट ऑफ वाटर लेके पानी से भरा हुआ आप हाथ डाल के ग्रैब करके पूरा पूरा वाटर एक साथ ऊपर आ रहा है? नहीं होगा ऐसा। जैसे आप वाटर को उठाने जाओगे वाटर के बीच के लिक्विड के बीच के जो बॉन्ड्स होंगे वो टूट जाएंगे क्योंकि वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब हम ये सेम चीज़ गैसेस के साथ करने ट्राई करें तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैसेस के बीच का जो बॉन्ड होता है वो इतना वीक होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट एक दूसरे से फ्रीली घूम सकते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा कैंडल स्टिक या अगरबत्ती जलाऊँ तो उसकी जो स्मेल्स या जो उसके जो एसेंस होगी वो पूरे रूम में फैल जाएगी। क्या पता वो पास वाले रूम में भी जाना स्टार्ट करे। यानी ये मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली घूम सकते हैं कहीं पर भी, इवन तो इनके बीच में बॉन्ड है बट वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। तो उस रीज़न की वजह से यहाँ पे मुझे जो एयर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो काफ़ी रेयरली पॉपुलेटेड होंगे, यानी कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कब वो मॉलिक्यूल कहाँ पर होगा। सो उसके वजह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एयर का वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा, यानी इस फोर्स को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। ठीक है, सो एक फ्री सरफेस का शेप कैसा होगा वो इन तीन चीज़ों के वजह से डिसाइड होगा। बट सिंस मैंने बोला कि इसका फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है या निग्लिजिबल होता है, तो हम ये वाले पार्ट को निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट फ्री सरफेस किसके ऊपर से डिसाइड होगा। तो फ्री सरफेस पहला मेरा डिसाइड होगा बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। ये कहाँ पर होगा? ये होगा लिक्विड के अंदर। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द टोटल रिजल्टेंट एडिसिव फोर्स। ये किसके वजह से होगा? एडिसिव फोर्स मेरा होगा वेरी ऑब्वियस के जो सॉलिड सरफेस है उसके और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में।
थर्ड थिंग हमको यहाँ पे एक और चीज़ कंसिडर करना है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू एयर इज निग्लेक्टेड, यानी हम ये वाला जो पार्ट होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट। अब इसके अलावा और कोई फोर्स लग सकता है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ये मॉलिक्यूल जिसके ऊपर इसकी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्री सरफेस चेंज होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री फोर्सेस एक और फोर्स लग सकता है, वो फोर्स होगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटी हर एक पार्टिकल पे एक्ट करती है, तो इस पर भी एक्ट करेगी, बट द थिंग इज ये पार्टिकल इतना छोटा है और उसका मास उतना कम है, तो उस पर जो ग्रेविटी एक्ट करेगी वो भी बहुत ज़्यादा कम करेगी। हम आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा उसका मास होगा उतना ज़्यादा उसको ग्रेविटी फील होगा, ग्रेविटेशनल का जो टोटल फोर्स होगा उतना ज़्यादा उसको फील होगा। बट द थिंग इसका मास इतना कम होता है इस मॉलिक्यूल्स का कि उस पर ग्रेविटी जो एक्ट करती है वो बहुत ही कम होती है। सो इस केस में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा उसको भी हम निग्लेक्ट करेंगे। सो द फोर्थ पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो बिन निग्लेक्टेड। सो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट करेंगे, हम एयर की वजह से या फिर ऊपर जो भी यहाँ पे तीसरा मीडियम रहेगा हमारा, मोस्टली एयर लेते हैं हम, तो उसकी अगर यहाँ पे एयर है तो इसकी वजह से भी जो रिजल्टेंट होगा उसको भी हम निग्लेक्ट करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। अभी इसके बेसिस पर हम तीन अलग अलग फ्री सर्फेसेस बनाएंगे और देखेंगे कि तीनों में क्या चीज़ें अलग होती है। सो एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, जो मेरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट था मेरा सॉलिड सरफेस, ये मेरा सॉलिड सरफेस और मेरा फ्री सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल, इस केस में आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है, इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो मेरा बनेगा या फिर जो वाला पार्ट जो यहाँ पे होगा वो हमेशा इन दोनों रिजल्टेंट के रिजल्टेंट से 90 डिग्री होगा। कैसे देखते हैं एक बार। सो लेट्स हैव अ लुक एट केस वन। पहले केस में हम क्या करेंगे, हम पहले फ्री सरफेस नहीं बनाते, हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं जो सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आ रहा है। अब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे इसके साथ में ऊपर नीचे सभी जगह, इनके वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको वापस हम लेते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एफ सी से, एफ सी फोर्स ड्यू टू कोहिजन, और यहाँ पे जो सॉलिड के वजह से जो फोर्स था उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ए से, एफ इज फोर्स ड्यू टू एडिशन। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ पे जो एयर के वजह से जो फोर्स होगा वो हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये तीसरे एरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमको जो भी करना है दो फोर्स के साथ करना है। अब मान लो हमें ऐसा केस मिलता है जिसमें जो एडिसिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स से कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, लेट्स से इन दोनों का तीसरा रिजल्टेंट निकालते हैं हम, ये रिजल्टेंट कहीं ना कहीं आ रहा है इनसाइड माई सॉलिड, जैसे कि हमको दिख रहा है, तो इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे एफ ए क्या है, एफ ए इज एडिसिव फोर्स, एफ सी cohesive force and R would be resultant force। रिजल्टेंट किस चीज़ का, ऑलरेडी ये जो रिजल्टेंट है मेरी, ये पूरे सॉलिड फोर्स का रिजल्टेंट है, ये कोहेसिव लिक्विड फोर्स का रिजल्टेंट है, बट इन दोनों का भी तो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो उसको मैं R लेता हूँ। ठीक है, अभी डिपेंड करेगा दोनों में से कौन सा फोर्स बढ़ा। अगर मान लो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा बढ़ा है तो रिजल्टेंट आपका कोहेसिव फोर्स इस तरफ शिफ्ट होगा, अगर एडिसिव फोर्स बढ़ा है तो इस तरफ शिफ्ट होगा। तो पहले केस में मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो भी रिजल्टेंट है वो सॉलिड के अंदर है। अब हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, तो हमको एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा उससे 90 डिग्री पर एग्जैक्टली मेरा फ्री सरफेस बनेगा। कौन सी साइड, लिक्विड वाली साइड। जैसे लेट्स से अगर ये मेरा रिजल्टेंट है तो मेरा जो फ्री सरफेस है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा, यानी मेरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होगा इस केस के लिए, ये मेरा पूरा लिक्विड का सरफेस। सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा कैसा होगा इस केस के लिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम ये 90 नहीं देख रहे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या देखेंगे, सॉलिड का सरफेस और ये मेरा फ्री सरफेस। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इस केस के लिए मुझे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम मिलेगा, पिछली बार ऐसा लिया था तो 90 से कम मिलेगा। सो फॉर फर्स्ट केस वी विल गेट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा मेरा एक्यूट। क्यों एक्यूट, क्योंकि इस केस में जो मेरा एडिसिव फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स से कंपैरेटिवली बड़ा होगा।
सो जब मेरा एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से बड़ा होगा तो मेरे सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के वो सॉलिड की तरफ ज़्यादा आने ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर कोहेसिव फोर्स बड़ा होता तो उसको अपनी तरफ लेने ट्राई करता, राइट। तो इसके वजह से मुझे कुछ ऐसा शेप मिलेगा दोनों ही साइड पे। सो दिस वाज माय फर्स्ट केस। सेकंड केस में थोड़े से चेंजेस होंगे। इस केस में लेट से मेरा अभी भी ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है, यहाँ कहीं पर, ठीक है। सो बाकी के मॉलिक्यूल्स के वजह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा हम कंसिडर करते हैं कुछ ऐसा होगा। अभी भी मैंने फ्री सरफेस नहीं बनाया, एक बार मैं रिजल्टेंट बना लूँ उसके बाद डिसाइड करेंगे फ्री सरफेस कैसा है। सो लेट से मेरा रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स या फिर जो लिक्विड की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो यहाँ कहीं पे, इसको मैंने FC से रिप्रेजेंट किया, एडिसिव फोर्स वापस FA। अब हम ये वाला वो वाला केस देख रहे हैं जिस केस में मेरा कोहेसिव फोर्स एडिसिव फोर्स से ज़्यादा होगा, ठीक है। हमने जो पहला केस देखा ये हमको कहाँ मिलेगा, केरोसिन वगैरह में हमको देखने मिलता है इस टाइप का फ्री सरफेस। तो हमारा जो केस बनता है हम साइड बाय साइड यहाँ पे सारे केसेस भी देखते जाते हैं। पहले केस में हमको जो फ्री सरफेस मिला था वो कुछ ऐसा था, ऑलरेडी देख चुके हैं हम एक बार। दिस इज केस 1, ओके। सेकेंड केस में चीज़ें थोड़ी अलग होगी, कोहेसिव फोर्स मेरा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, इसके वजह से जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो कोहेसिव फोर्स की तरफ ज़्यादा होगा। दैट मीन्स इस केस में मेरा जो रिजल्टेंट R होगा विल बी विद इन द लिक्विड। सो हमने रूल क्या बनाया था, रूल ये बनाया था कि जहाँ भी मेरा रिजल्टेंट है उससे 90 डिग्री पे मेरा फ्री सरफेस बनेगा और वो भी लिक्विड वाली साइड। सो इस केस में ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, दिस वुड बी 90 डिग्री फ्रॉम द रिजल्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ्री सरफेस यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बनते हुए मिलेगा, पिछली बार जो बना था उससे काफ़ी अलग है ये। सो आपका फ्री सरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सो इसमें क्या अलग है, अगर हम इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेक करें तो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा इस केस में। एंगल ऑफ कांटेक्ट हम कहाँ से देखते हैं, सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट टू द फ्री सरफेस। तो अब इस बात है ये 90 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। सो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, इस केस में मेरा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसको शॉर्ट में AO से लिखा है मैंने, वो इस केस में मुझे मिलेगा ऑब्ट्यूस। क्यों, द रीजन बिहाइंड दैट इज इस केस में मेरा कोहेसिव फोर्स जो है वो एडिसिव फोर्स से बड़ा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स है वो अपने बाकी मॉलिक्यूल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है और वॉल से दूर भागने ट्राई करेंगे। पहले केस में इसका उल्टा हो रहा था। सो एक और केस देखना है हमको, केस 3। सो केस 3, अब जैसे कि हमने रिजल्टेंट बनाया था वापस बना लेते हैं। मेरा रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स का होगा यहाँ पर, जिसको हम FC से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो गया मेरा रिजल्टेंट ड्यू टू एडिसिव फोर्स सॉलिड के वजह से, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने अब तक देखा कि मेरा जो फ्री सरफेस बनता है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के रिजल्टेंट यानी R के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वो वाला केस है जिसमें दो फोर्सेस में से एक फोर्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा है। फॉर एग्जांपल अब तक हमने जो एग्जांपल लिए थे, ठीक है, लेट से हमने कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बांध के रखा हुआ है, लेट से एक छोटा सा हमने चेयर बांध के रखा हुआ है यहाँ पर, और चेयर को दो स्टूडेंट्स खींच रहे हैं। एक का नाम दिया मैंने अर्जुन और एक का नाम दिया मैंने राम। अर्जुन एंड राम आर पुलिंग दिस चेयर। अब मुझे तो ये चेयर कौन सी तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर कि इन दोनों के बीच में ही कहीं पे जाएगा। डिपेंड करता है कि दोनों में से किसका फोर्स ज़्यादा बड़ा था, बराबर। बट अगर मैं यहाँ पे जो फोर्स, इसको मैं FA लिखता हूँ, फोर्स बाय अर्जुन एंड फोर्स बाय राम, तो FA और FR में से जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ जाएगा। बट अगर मैं इसमें यहाँ दोनों में से एक फोर्स को चेंज कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ, लेट से मैंने यहाँ पे लिया FT और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक छोटा सा ट्रक बांध दिया, ट्रक के एंड पे मैंने रस्सी बांध के इस चेयर को बांध दिया। अब आप मुझे बताओ कि रिजल्टेंट मेरे चेयर का मोशन किस तरफ होगा। सो आपका आंसर बहुत ही ऑब्वियस होगा कि ये ट्रक की तरफ ही जाएगा, चेयर भी ट्रक की तरफ जाएगा, क्या पता साथ में अर्जुन भी ट्रक की तरफ चले जाए, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। सो इस केस में क्या होगा, मेरा जो एक फोर्स है वो कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है कि दूसरा फोर्स है या नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मेरा रिजल्टेंट भी कहीं ना कहीं इसके साथ ही होगा। तो ये मेरा सिमिलर टाइप का केस है। इस केस में मेरा जो एडिसिव फोर्स होगा यानी सॉलिड्स के वजह से जो फोर्स होगा वो इतना डोमिनेट करेगा कि रिजल्टेंट फोर्स भी मेरा कहीं ना कहीं इसके साथ ही होगा। इवन दो आपका कोई सी फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींचने ट्राई कर रहा है, बट वो कंपैरेटिवली इतना छोटा है कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मेरा रिजल्टेंट R यहाँ पर है तो आपके हिसाब से मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बनना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था फ्री सरफेस किस बेसिस पर डिसाइड होता है, रिजल्टेंट से 90 डिग्री। तो उस हिसाब से तो रिजल्टेंट से 90 डिग्री अगर हम बनाएं तो फिर तो मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट
तो 0 डिग्री होना चाहिए। सो ये वो केस है जिस केस से मुझे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री मिलता है। अब इसको विजुलाइज कैसे करेंगे? टेक्निकली 0 डिग्री मतलब तो वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर हम इसको विजुलाइज करने ट्राई करें तो हमारा तीसरा केस कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें जो भी लिक्विड रहेगा उसने सरफेस को हल्का सा पहले से वेट किया रहेगा और उसके बाद से उसका फ्री सरफेस स्टार्ट होता रहेगा, कुछ ऐसा। ये नॉर्मली पानी के केस में हमको देखने मिलता है। सो जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि जो सबसे पहला कांटेक्ट जहाँ पर होता है वहाँ से हम एंगल मेजर करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 मिलेगा। यानी इस केस में अगर मैं इसको बनाने ट्राई करूँ तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और उसके बाद कहीं मेरा फ्री सरफेस मुझे पूरा दिखना स्टार्ट हो। तो इस केस में इससे रिजल्टेंट से मैंने 90 बनाया, तो मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में मिलेगा 0। क्यों मिलेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट 0? बिकॉज द फोर्स ऑफ एडिशन इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू फोर्स ऑफ कोहेजन। सो ये तीनों केसेस मुझे कहाँ देखने मिलेंगे? जो केस 1 हमने देखा, केस 1 हमको नॉर्मली देखने मिलता है केरोसिन में और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस लिक्विड्स है जहाँ मुझे देखने मिलेगा। केस 2 नॉर्मली मुझे देखने मिलता है मर्क्यूरी में, या फिर ऐसे लिक्विड्स में जिनका कोहेसिव फोर्स या फिर सरफेस टेंशन बहुत ही ज़्यादा है। केस 3 नॉर्मली हम देख सकते हैं प्योर वाटर और ग्लास के बीच में। तो हमने जैसे देखा था कुछ पेयर्स देखते हैं हम जिनके बीच का अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ऑलरेडी हमने देखा हुआ था ऊपर से एक बार। तो अलग अलग पेयर के लिए आपको अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। सो दिस इज हाउ एंगल ऑफ कांटेक्ट वर्क्स।